सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के मौके और आपकी कल की तैयारी करने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और हमारे साथ होंगे खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा देते हैं। आशीष से हम समझेंगे आज बाजार का हाल कैसा रहा और आईएफबी एग्रो पर किसने बनाया दबाव। वरुण बताएंगे एचडीएफसी मर्जर के चलते घटेगी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी और एसबीआई कार्ड से पूरी तरह बाहर हुआ कार्लाइल। कुशल से समझेंगे मेट्रोपोलिस में तूफानी तेजी क्यों। लेकिन सबसे पहले बाजार का आज का हाल जरा समझ लें तो बाजार की तेजी पर आज हमने देखा ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 435 अंक गिरकर 60,176 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक टूटकर 17,957 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं 567 अंक टूटकर ये 38,067 के लेवल पर आज हुआ बंद। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े क्या कहते हैं, कितनी खरीदारी यहाँ पे बिकवाली की गई है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है आज करीब 374 करोड़ रुपए की खरीदारी, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से भी 105 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। में अनिल जी से समझते हैं कि कल की तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली क्यों हुई। कल की जबरदस्त तेजी के बाद भारतीय बाजार आज सीमित दायरे में कारोबार करते हुए हल्के नुकसान के साथ बंद हुए। 18,000 के आसपास दिन भर निफ्टी ने वक्त बिताया। कल के हाईज 18,115 को पार करने में विफल रहे और बंद होते होते 17,950 के बेहद करीब 100 अंकों के नुकसान के साथ। और बैंक निफ्टी में भी कमोबेश यही हाल था। 38,500 के ऊपर टिकने में मुश्किल आई और आखिरी मिनटों में 38,000 के नीचे जरूर फिसले, लेकिन बंद होते होते 38,000 से थोड़ा सा ऊपर। सुबह के सत्र में ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली के संकेत आते हुए दिख रहे थे, जबकि एसजेएक्स निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, लेकिन उसके विपरीत बाजारों में थोड़ा सा दबाव या सुस्ती के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद पूरा दिन भर सीमित दायरे में थोड़ी खरीदारी, थोड़ी बिकवाली, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ हमने वक्त बिताया। आखिरी आधे घंटे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तेज होती दिखी। उसकी एक वजह तो ये थी कि 18,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को हमने थोड़ा सा तोड़ा। दूसरा ये कि पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखें तो बाजार थोड़े से ओवरबॉट हो चुके थे। एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 76% पर पहुंच चुकी थी और कल की तेजी के बाद और पिछले कुछ दिनों की एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी और इन सब के बीच में थोड़ा सा सहारा ग्लोबल मार्केट से भी कम था। एशिया के ज़्यादातर बाजार छुट्टी पर, लेकिन यूरोप में सुस्ती थी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे थे, ज़्यादा नहीं, 75 पॉइंट के आसपास। तो इन सब के चलते आज हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आती दिखी, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी बिकवाली हो या फिर मूड खराब करने वाला मार्केट हो, वैसा नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नज़दीक पहुंच रहा है और शायद वहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करें, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बढ़िया एक तरफा तेजी के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली वाला ट्रेडिंग सेशन आज रहा भारतीय बाजारों के लिए। तो बाजार में रही आज हल्की फुल्की मुनाफा वसूली और किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला ये भी जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताएं खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था। में जोरदार तेजी के बाद आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी में देखें तो क्लोजिंग के समय करीब 120 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिली। निफ्टी बैंक में जो है दिन के दौरान 2% का कटा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो एक्शन भरपूर था। ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नए 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई को टच किया। सबसे पहले वो सूची सामने रखता हूं जहां पर ऑल टाइम हाई यानी उच्चतम स्तर जो है स्टॉक्स ने छुआ। एसआरएफ है, जीएनएफसी, ट्रेंट है, इंटेलेक्ट डिजाइनर है ना, काफी ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स है जहां पर जो है बढ़िया तेजी देखने को मिली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन भरपूर था, तो यहाँ पर देखिए सनफ्लैग आयन दिन के दौरान 20% तक की तेजी आपको नजर आई। यूनिकैम लैब्स आमतौर पर इस स्टॉक की ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन दिन के दौरान 15% तक की गेंस देखने को मिले। चेन्नई पेट्रो बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। काया लिमिटेड में देखें 15% की तेजी आई। टीटागढ़ वैगन है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 8 से लेकर 9% की तेजी जो है दिन के दौरान देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पर खास नजर रखेगा। वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनी है, यहाँ पर जोरदार तेजी देखी जा रही है। अब देखिए हैवेल्स है, पॉलीकैब इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केईआ इंडस्ट्रीज, वोल्टास जैसे स्टॉक्स में जो है जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा पावर क्षेत्र की ढेर सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर बड़ा रुझान आपको दिन के दौरान देखने को मिला। टाटा पावर में देखें तो दिन के दौरान 8 से लेकर 9% की तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड में बड़ा रुझान देखने को मिला। एफएमसीजी स्टॉक्स डिफेंसिव तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बाजार की रिकवरी में अच्छा पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिला है और आईटीसी जैसे सुस्त स्टॉक्स ने भी देखें तो बढ़िया रिटर्न दिए।
आज यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। मेरिको है, इमामी लिमिटेड, यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान रहा। लेकिन क्योंकि कल जो है पूरा सत्र बैंक्स और फाइनेंशियल्स का था, आज यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली आपको नजर आई। फेडरल बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स बाजार को पसंद नहीं आए, करीब करीब 4% का कट यहाँ पर नजर आया है। HDFC बैंक खबरों के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक में भी हल्की गिरावट का रुझान देखने को मिला। और अंत में NBFC स्टॉक्स, क्योंकि HDFC लिमिटेड कल बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। आज यहाँ पर ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली रही। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आई इसका एक असर देखने को मिला। तो केवल बैंक्स और फाइनेंशियल्स को अगर आप छोड़ दें तो आज बाजार में जो है तेजी नजर आई। बिल्कुल, तो हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आज देखने को मिली बाजार में। श्रीकांत जी, आगे आने वाले समय में बाजार के कैसे लेवल्स आप देखते हैं, और अगर स्ट्रैटेजी किसी को बनानी हो खरीदारी के मौके इंट्राडे में और मीडियम टर्म में कहां नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए स्वाति जी, अगर मार्केट की अगर एक रैली को देखें तो रैली काफी स्पेक्टाकुलर थी, स्टाइलर रैली थी और हमने काफी अच्छे रिटर्न्स देखे थे। उसके बाद मुनाफा वसूली काफी दिनों से एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इवेंट मार्केट बढ़ते गया और इवेंचुअली आज फाइनली हमने कुछ मुनाफा वसूली देखी। लेकिन हमें लगता है कि ये जो करेक्शन है वो टेम्पररी करेक्शन हो सकता है। एक बार वापस मार्केट 17,700 17,800 के रेंज में आके वहां से एक रिवर्सल पैटर्न बना सकता है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो 17,700 800 के करीब कई बार मार्केट रुका है, कई बार मार्केट फिसला है। तो हमें लगता है कि इस बार जैसे मार्केट ने 17,700 के लेवल्स को डिसिसिवली क्रॉस किया है, तो हमें लगता है कि कल के दिन में अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 17,800 से लेकर 700 के रेंज में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वहां पे कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लिए जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसीलिए हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और 17,650 का स्टॉप लॉस रखें। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी लगता है कि 37,300 37,400 इन लेवल्स के करीब बेस्ड ऑन ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स बैंक निफ्टी के लिए भी काफी बढ़िया सपोर्ट है। वहां पे अगर वो आता है तो उस लेवल पे हमें लगता है कि बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो 37,300 400 के रेंज में बैंक निफ्टी को लॉन्ग करें और 17,800 से लेकर 17,700 के रेंज में हमें लगता है निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकता है। कुछ दिन तक हमें लगता है कि 18,300 और 17,700 इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है। बिल्कुल, ये तो बाजार पर आए हुई श्रीकांत जी। अब किसी को अगर इंट्राडे खरीदारी करनी है या मीडियम टर्म का नजरिया किसी को रखना है तो कौन सी स्टॉक आपकी पसंद है? बिल्कुल, तो देखिए आज के दिन में और पिछले 2 या 3 दिनों से अगर आप देखें तो पावर स्टॉक्स में हमने काफी बड़ी तेजी देखी थी और काफी बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये पूरा सेक्टर कई सालों से अंडर परफॉर्म करते हुए आया था। अभी पिछले साल से कुछ हमने परफॉर्मेंस देखा है, लेकिन ये जो एक्टिविटी थी वो काफी ग्रेजुअल थी, लेकिन अभी लगता है कि मुझे ये एक्सटेंसिव मोड में जा रही है। टाटा पावर ने कई सालों के बाद एक काफी शानदार रैली दिखाई है और एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी किया है। तो यहाँ से हमें लगता है कि टाटा पावर है या ABB, Siemens, पावर ग्रिड, NTPC जैसे स्टॉक चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि BHEL पे भी हमें फोकस करना है, क्योंकि रेल से रिलेटेड भी काफी सारे स्टॉक चले थे। तो BHEL पे फोकस करें जो पावर प्लस रेल से रिलेटेड स्टॉक है। करंट लेवल से अगर मैं BHEL को लॉन्ग करता हूँ तो वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है BHEL वो वापस एक बार 60 रुपीज के करीब जा सकता है, 60 रुपए के करीब। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 54 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ अगर हमें अगर एक मीडियम टर्म के व्यू से अगर कुछ अगर बाय करना है तो वहां पे हमें लगता है कि आदित्य बिरला फैशन स्टॉक के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि काफी सारे मिड कैप स्टॉक में तेजी हुई है, काफी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं मार्केट में, लार्ज कैप स्टॉक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है और उसकी वजह यही है कि मार्केट कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन कर सकता है। तो हमें लगता है कि ABFRL को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले, 310 के करीब अभी मिल रहा है, 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 340 से लेकर 350 के टारगेट्स हम आने वाले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। तो BHEL में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह श्रीकांत चौहान की है। वहीं पोजिशनल व्यू मिड टर्म का नजरिया रखते हैं तो आदित्य बिरला फैशन में खरीदारी की राय है श्रीकांत जी की पसंद। आगे बढ़ते हैं और कल की खबर जो छाई रही HDFC और HDFC बैंक में मर्जर की। अब इसमें यह खबर है कि अब इस मर्जर की वजह से म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी में कमी आ सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, क्या है पूरी खबर ये?
देखिए एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद काफ़ी सारे बदलाव जो है इन कंपनीज के शेयर्स में होने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि इस मर्जर के बाद एफपीआई की होल्डिंग्स बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस मर्जर के बाद दरअसल काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको अपनी होल्डिंग कम भी करनी पड़ सकती है। दरअसल सेबी का एक नियम है कि कोई भी फंड किसी भी कंपनी में 10% के ऊपर की होल्डिंग नहीं रख सकता है, और कहीं ना कहीं एचडीएफसी लिमिटेड हो या एचडीएफसी बैंक हो, ये म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट स्टॉक्स है। और काफ़ी सारे ऐसे फंड्स हैं जिनका एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों में हिस्सा है, और इस मर्जर के बाद उनका हिस्सा 10% के ऊपर पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, एसबीआई के लॉन्ग टर्म एडवांटेज जो है उसका अगर आप कुल देखेंगे 9.5% के आसपास का हिस्सा एचडीएफसी बैंक में है। आईसीआईसीआई प्रू का करीब 9.5% के आसपास का है। काफ़ी सारे स्कीम्स के तहत ये कहीं ना कहीं होल्डिंग रखते हैं। वो एचडीएफसी लिमिटेड में एक्सिस का करीब 5.5%, आईसीआईसीआई ब्लू चिप का करीब 5-5.5% के आसपास का हिस्सा है। तो ये जो फंड्स है काफ़ी सारी स्कीम्स के तहत कहीं ना कहीं इस बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में हिस्सा रखते हैं, और मर्जर के बाद 10% के ऊपर की होल्डिंग जा सकती है। इसके लिए हो सकता है कि कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो एचडीएफसी लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करे। तो आने वाले समय में हो सकता है कि अगले 18 महीनों में ये फंड्स है अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं कुछ शेयर जो है वो बेचते हुए नजर आ सकते हैं। वरुण, एक और खबर पर आपसे राय हमें चाहिए, जानकारी इनफैक्ट हमें और दीजिए कि एसबीआई कार्ड से कालाई ग्रुप ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। इस पर अब और डिटेल्स क्या हैं? देखिए एसबीआई कार्ड में कार्लाइल ने अपना आखिरी बचा कुचा 3% हिस्सा जो है वो बेच दिया है। ब्लॉक डील के जरिए करीब 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स बेचे गए, और इस डील की साइज करीब 2,500 करोड़ के आसपास की आकी जा रही है। दरअसल 2017 में एसबीआई कार्ड में कार्लाइल ने जीई से 26% हिस्सा खरीदा था, और उसे खरीदा था करीब 2,000 करोड़ में। इसके बाद मार्च 2020 में आईपीओ के समय इन्होंने 10% हिस्सा बेचा करीब 7,000 करोड़ में। इसके बाद लगातार ये हिस्सेदारी अपनी कम करते गए। मार्च 2021 में 4.25% हिस्सा बेचा गया था, उससे 4,000 करोड़ मिले थे। जून 2021 में करीब 5% के आसपास का हिस्सा बेचा गया। सितंबर 2021 में करीब 3% के आसपास का हिस्सा बेचा गया, और अब फाइनली जो बचा कुचा 3% हिस्सा था वो भी कार्लाइल ने बेच दिया है। इस डील से अगर आप देखेंगे, जैसे कार्लाइल ने 2,000 करोड़ के आसपास का निवेश किया था, लेकिन कुल हिस्सेदारी जो इन्होंने बेची है 26% के आसपास की, उससे कार्लाइल को करीब 22 से 23,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो कार्लाइल ने एसबीआई कार्ड्स में जम के कमाई की है करीब 10 गुना के आसपास की। लेकिन स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी एक बात अच्छी है कि लगातार इस स्टॉक पे एक ओवरहैंग बना हुआ था कि कार्लाइल कब अपना हिस्सा पूरा बेचेगा। अब दरअसल ये ओवरहैंग जो है वो इस काउंटर से खत्म हो जाएगा। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में एसबीआई कार्ड्स की चाल कैसे रहती है। बहुत धन्यवाद वरुण, दोनों ही खबरों पर जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट श्रीकांत जी, कार्लाइल ग्रुप के हिस्सा बिक्री से एसबीआई कार्ड हमने देखा 4.5% आज गिर गया। एसबीआई कार्ड में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए अब? देखिए, वैसे हमें लगता है कि एसबीआई कार्ड में वैसे एक बिकवाली का ट्रेंड बना था, लेकिन पिछले अगर आप देखें तो 1-1.5 महीने में हमने काफी अच्छी एक रिकवरी भी देखी थी, और उसके बाद का ये सेल ऑफ है। इतने बड़े सेल ऑफ के बाद और एक कंप्लीट एग्जिट के बाद हमें लगता है कि अभी ये काउंटर स्टेबल होते हुए नजर आएगा। 840 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये स्टॉक शायद एक बार 800 रुपए के करीब आके स्टेबल हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार अपने प्रीवियस जो हाईज के काफी नजदीक आने वाले दिनों में जा सकता है। 200 दिन के जो एवरेजेस है वो तकरीबन 950 से लेकर 970 के करीब के है। तो हमें लगता है कि 800 के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 950 से लेकर 1000 के टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने मिल सकता है। तो एक मीडियम टर्म बेसिस पे बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। मीडियम टर्म बेसिस में खरीदने की राय एसबीआई कार्ड पर श्रीकांत जी की। मेट्रोपोलिस की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें हमने देखे तूफानी तेजी। आज भी करीब 8% की तेजी नजर आई, और महज 2 दिन में ये करीब 20% तक उछल चुका है। हमारे सहयोगी कुशल हमारे साथ है। कुशल, मेट्रोपोलिस में इतनी दमदार तेजी क्यों? जी, तो पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में दमदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। आज के सत्र में भी देखेंगे तो इंट्राडे मूव के लिहाज से 13% तक का उछाल यहां पर देखने को मिला, और आप देखिए यहां पर 2 दिनों में 20% की तेजी जो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनालिस्ट को आगे के ट्रिगर्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो FY23 है, अब एक सामान्य वर्ष रहने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं एनालिस्ट। साथ ही नए क्षेत्र या फिर मौजूदा जगहों पर अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने पर अब कंपनी का पूरा फोकस बनता
जा रहा है। यही नहीं, आप देखिए अगले 3 सालों में 90 नए लैब्स पर विस्तार करने की योजना है कंपनी की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी का जो B2C सेगमेंट है वहां पर अब इनका फोकस बढ़ रहा है, क्योंकि B2B सेगमेंट के मुकाबले ज्यादा मार्जिन जो है B2C सेगमेंट देता है। डिजिटल माध्यम से आय जो है वहां पर भी कंपनी का हिस्सा बढ़ाने पर फोकस है और करीबन 8% से अब ये बढ़कर लगभग 10 से 12% करने की उम्मीद लगाई जा रही है। और 52 हफ्तों के अगर आप ऊपरी स्तर से देखेंगे तो अभी भी स्टॉक जो है 32% नीचे है, तो काफी अच्छी वैल्यूएशन के साथ यहां पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड वाइज भी आय के हिसाब से आप देखिए 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है कंपनी ने FY21 में किया था और 24 में लगभग 1600 करोड़ रुपए की आय एक्सपेक्टेड है। यानी कि आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ जो है आपको आय में भी आती हुई नजर आ सकती है, ऐसा एनालिस्ट अनुमान करके चल रहे हैं। और यही वजह है डायग्नोस्टिक स्पेस से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लगातार फोकस में बना हुआ है। श्रीकांत जी, मेट्रोपोलिस में खरीदारी के मौके ढूंढे? बिल्कुल, हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है हेल्थ केयर, ये आने वाले कुछ सालों तक और भी अच्छे रिटर्न्स देते रहेगा। चूंकि ये काफी बढ़ गया था, मल्टीपल्स के बेसिस पे अगर आप देखें तो काफी बढ़ चुका था स्टॉक, 3600 के करीब आया था और 3600 से लगातार गिरते गिरते 1800-1900 के करीब आ गया था। और उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि जैसे कि जो स्टिमुलस का रोल बैक था, या तो जो फ्री मनी थी, या तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद जो FIs की जो बिकवाली बनी थी, उसके बाद ये काफी सिंपल सा इक्वेशन था कि जितने भी हाई मल्टीपल्स के स्टॉक है उन्हें बेच दीजिए और कभी अगर वापस अगर अच्छे लेवल्स के करीब अगर मिलते तो उसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आने के बाद इस स्टॉक में रिकवरी बनी है और ये अगर फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड अगर देखें तो हमें लगता है कि ये पूरे सेक्टर में बिल्कुल एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है तो हमें लगता है कि ये पुल बैक ट्रेंड है और स्टॉक आने वाले दिनों में वापस एक बार हमें कम से कम 3000 के करीब दिख सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर इस लेवल से अगर आता है तो बिल्कुल इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं मेट्रोपोलिस के बाद। अब फोकस शिफ्ट करते हैं IFB एग्रो पर, क्योंकि IFB एग्रो फोकस में भी रहा है। दरअसल मामला है कुछ जबरन डोनेशन देने का। अब क्या इम्पैक्ट इसका IFB एग्रो पर है, आशीष हमारे साथ है और जानकारी देने के लिए। बताइए आशीष, क्या है पूरा मामला? देखिए, IFB एग्रो इंडस्ट्रीज ये वो कंपनी है जिसने 1 अप्रैल को जानकारी देकर एक्सचेंजेस को ये बताया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज को 40 करोड़ का जो है डोनेशन देने जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीदेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इसके लिए है क्योंकि विलफुली नहीं कर रहे हैं, दबाव में आकर कर रहे हैं। और इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपके सामने रखता हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो 26 जून 2020 को सबसे पहले जो है कंपनी ने मामला रिपोर्ट किया था, जहां पर 150 गुंडे इनकी इकाई में घुस गए, इनके उत्पादन पर असर पड़ा था और काफी दिनों तक जो इनका प्लांट शटडाउन में रहा था। इसके बाद 7 अक्टूबर 2021 को भी जो है कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट आई, एक अपडेट आई कि 25 करोड़ जो है वो डोनेशन दिए गए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है खरीदारी की गई है। और हाल ही में 1 अप्रैल 2022 यहाँ पर भी देखें 40 करोड़ की बात की जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 65 करोड़ जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलफुली नहीं है, कंपनी दबाव में आकर कर रही है, कह रही है कि वो लार्जर स्टेक होल्डर जो हैं इनके इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके कारोबार पर असर देखने को मिलेगा, जैसे प्रीवियसली इनके कारोबार पर असर पड़ा है। इसके चलते देखिए ये विलफुली नहीं, दबाव में आकर कर रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो ये 65 करोड़ कंपनी के लिए काफी बड़ा अमाउंट लग रहा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप देखिए केवल 685 करोड़ का है। और आप FY21 वित्त वर्ष 21 और 20 दोनों का भी अगर आप देखें तो मुनाफा इतना नहीं था। 46 करोड़ जो है 9 मंथ FY22 में और FY21 में केवल 46 करोड़ का जो है वो मुनाफा दर्ज किया। यानी पूरा जो मुनाफा है वो बतौर आप समझ लीजिए कि डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को जा रहा है, जबरन जा रहा है। और अगर इसका इस्तेमाल कंपनी डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर्स को करती तो तकरीबन 70 रुपए प्रति शेयर का जो है डिविडेंड आता। इसके लिए खबर जो है काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी खबर है। और कल के लिए बाजार खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनुल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों की चाल कैसी रहती है और डाउ फ्यूचर्स कल सुबह क्या कमाल करते हैं। कच्चा तेल भी देखना होगा जो थोड़ा सा बढ़कर आया है, तो आज के सेशन में हल्की फुल्की बिकवाली और थोड़े दबाव की वजह बढ़ता हुआ कच्चा तेल भी था। इन सब के चलते आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती थी। अब आइए सपोर्ट कहाँ है कल के लिए। 17,700 17,800 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,050 18,100 हल्की फुल्की रुकावट है। इसे पार करने के बाद फ्रेश और बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है
36,800-900 से लेकर 37,150, ये नीचे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वो भी तब जबकि आप 37,650 के लेवल को तोड़े, तो अगर उस लेवल को मेंटेन कर पाए तो वो भी अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन उसके नीचे गए तो 37,150 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपरी स्तर पर 38,500 से 38,700 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको बिकवाली और मुनाफा वसूली होने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार नीचे खुले तो निचले स्तरों से खरीदारी आने की पूरी संभावना है। उसकी वजह ये कि आज की गिरावट के बाद और कल अगर नीचे खुलते तो फिर बाजार थोड़े हल्के हो जाएंगे। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से पोजीशंस कम हो जाएगी और वहां से रिकवरी बन सकती है। कच्चे तेल पर नजर जरूर रखेंगे, लेकिन अगर $110 के आसपास या इसके नीचे बना रहता है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, वो भी बाजार को मजबूती देगा। आज के सेशन के डेटा देखने इंपॉर्टेंट हो गए, एफआईज की तरफ से किस तरह के डेटा आते हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेड कल के सेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लोअर एंड पर रेंज के खरीदारी करने की कोशिश करें और अगर ऊपर आते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ऐसे में निचले स्तरों का इंतजार करें। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए नजर आ सकता है, उस पर भी आपको नजर रखनी होगी। और आइए अब जानते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। एक्सिस सिक्योरिटी के राजेश पालवी हमारे साथ है। राजेश जी, बहुत स्वागत है। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? गुड इवनिंग। देखिए, आज मार्केट में सेकंड हाफ में स्पेशली जिस तरीके से एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उससे लगता है हमें ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है कल के सेशन में। कॉल राइटर्स 18,100 18,200 की स्ट्राइक पे काफी बड़ा कॉल राइटिंग का पोजीशन बना हुआ है, जो कि दिखाता है कि मार्केट में हायर साइड पे स्टीप रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। तो ये एक्सपायरी के चलते हमें लगता है कि 18,100 18,200 को क्रॉस करने में मार्केट को थोड़ी अभी यहाँ पे रुकावट देखने को मिलेगी। और आज की प्रॉफिट बुकिंग में जो डेटा बन के आया उसमें हमें लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड का ट्रेड प्ले करना चाहिए। तो 17,900 का हम यहाँ पे पुट बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 65 रुपीज के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 35 रुपीज का, और इस पुट के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 110 से 115 तक के। तो डाउन साइड को प्ले करने के लिए हम पुट के थ्रू यहाँ पे बाय करेंगे निफ्टी का 17,900 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडबेस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और मिड कैप में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। उसी में हमें एक स्टॉक जो IEX काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के सेटअप बने हुए हमें लगता है कल के सेशन में IEX अच्छा अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 255 से 260 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो IEX को बाय करने की सलाह रहेगी 240 के स्टॉप लॉस से। बहुत धन्यवाद राजेश जी। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और श्रीकांत जी, आपके पास हम आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो राय कहां पर होगी खरीदारी की? बिल्कुल। तो देखिए स्वाति जी, हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, यहाँ से अगर 6 से 8 महीने का व्यू अगर लेना है और किसी स्टॉक में इस लेवल पे अगर इन्वेस्ट करना है, तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये काफी अच्छा एक विकल्प है। और उसका रीजन यही है कि ये इंडेक्स हेवी वेट है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये कंजम्पशन के साथ साथ ऑयल एंड रिफाइनिंग, गैस सभी में है, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और अभी भी अगर आप देखें तो ये प्रीवियस हाई के काफी नजदीक आ चुका है। तो जैसे ही ये प्रीवियस हाई को यानी कि 2700 2750 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हमें लगता है कि फिर ये स्टॉक वापस एक बार 3000 के लेवल्स के करीब जा सकता है। और साथ ही साथ अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि ये करेक्शन लिमिटेड अप टू 2550 से लेकर 2575 तक हो सकता है। तो करंट लेवल से भी खरीदे, 2550 के करीब भी और खरीदा जा सकता है। 2450 का स्टॉप लॉस रखे और 3000 का लक्ष्य यहाँ पे हम 1 साल का या 8 से 9 महीने का व्यू रख के बिल्कुल इसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।